तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगरुआ के चौपाल पर हमेशा भाई ही बैठते हैं, कभी बड़े भाई बैठते हैं, कभी छोटे भाई बैठते हैं, और कभी कभी गार्जियन भी बैठ जाते हैं। तो वैसे ही एक गार्जियन आज मंगरुआ के चौपाल पर हैं। सुरेंद्र नाथ सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। माटी हवे खाटी बाकी भाषा भोजपुरिया, और पागी हत्ते वरा पलिया घर बा यहाँ के जी। सबसे पहले वही से शुरू करते हैं कि कब तक हमने के ई सुनम की फलाना के भारत रत्न मिलल, चिलाना के भारत रत्न मिलल, ढिकाना के भारत रत्न मिलल, और लोक रत्न के भारत रत्न कहिया मिली? जी देखिए पत्रकार जी, आपका प्रश्न बहुत ही प्रशंसनीय है और आदरणीय भी है। वास्तव में बलिया जनपद जिस तेवर और जिस त्याग और तपस्या के कारण जाना जाता है, उसको उस गरिमापूर्ण परिस्थिति के अनुसार आज तक भारतीय राजनीति में सम्मान नहीं मिला। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उस तरह का सम्मान नहीं मिला है। नहीं तो सम्मान का यदि कोई भारत की धरती पर राजनीति में कोई प्रेरक व्यक्तित्व रहा तो आदरणीय जयप्रकाश नारायण और आदरणीय चंद्रशेखर जी रहे। राजनीति में सत्ता का धुआंधार परिवर्तन करने के बाद भी जिस व्यक्ति ने सत्ता की कुर्सी को लातों से मारा, उस व्यक्तित्व का नाम है आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी। और ठीक उनके प्रेरणा से, उनके सानिध्य में काम करके जिस व्यक्ति ने राजनीति का एक मानक, भारत नहीं बल्कि दुनिया का मानक स्थापित किया कि बनूंगा तो प्रधानमंत्री, नहीं तो कुछ भी नहीं बनूंगा, इस तरह का संकल्प लेकर के राजनीति में काम करने वाला शायद भारत ही नहीं, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने जीरो से राजनीति को प्रारंभ किया हो और राजनीति के शिखर व्यक्तित्व पर पहुंच करके ही अपने संकल्प को पूरा किया। इस तरह का उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिलता है, जो हमारे बलिया के माटी के व्यक्तित्व, जन्मे व्यक्तित्व महामानव आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो प्रस्तुत किया है राजनीति में आचरण, शायद कहीं दुनिया में सुनने को भी नहीं मिलता। देखने को तो बात छोड़ दीजिए। और ऐसे महान विभूति को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से अपनी सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन यह विशेष गर्व की बात है कि मैं बलिया की माटी का हूँ, बलिया का भी एक इंसान हूँ, बलिया का नागरिक हूँ। तो जरूर बलिया के नाते और उस बलिया के गरिमामयी इतिहास को एक और महत्व प्रदान करने वाले राजनीतिक व्यक्तित्व आदरणीय चंद्रशेखर जी को निश्चित रूप से जो है भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और मैं इसका अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ अपनी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि अन्य लोगों की भांति भारतीय राजनीति का शीर्ष मानक व्यक्तित्व आदरणीय चंद्रशेखर जी को भी भारत रत्न दिया जाए। तो चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिया जाए, ये हर बलियावासी की नहीं, ये हर चंद्रशेखरवादी की मांग है। पता नहीं सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के पास कब पहुंचेगी, लेकिन सम्मान तो प्रधानमंत्री जी देते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल देते हैं। देश में प्रधानमंत्रियों की माने स्मारक का उद्घाटन किया, बनवाया, इसमें कोई दो रानी। जो एक राजनीति के क्षेत्र में अपने साधनापूर्ण जीवन जी करके भारत की सेवा किया हो और प्रजातंत्र की शीर्ष कुर्सी पर जो भी व्यक्ति महान लोग पहुँचे, उसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने कभी चिंता नहीं किया। यदि कोई चिंता किया तो राष्ट्रभक्त और राजनीति का साधक व्यक्तित्व आदरणीय मोदी जी ने किया। मैं उनके इस पवित्र चिंतन को भी नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और पूरे लोगों को स्वागत करना चाहिए कि पहली बार किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने, साधक व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री ने अपने सभी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का जो है संग्रहालय एक तरह से बना करके, स्मारक बना करके यह प्रमाणित किया है कि देश की सेवा करने वाले महान विभूतियों को भारत भूलता नहीं। कहीं न कहीं किसी न किसी समय पर कोई मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आएगा और उनका सम्मान बढ़ाएगा। यह उन्होंने परिलक्षित किया और दिखाया। तो मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू, अभी तो मीठा मीठा बात हो रही थी, लेकिन बड़ा कड़ा आदमी बारन, मुरेठा बांध लेवलन, डंडा लेके चल देवलन और मैदान में उतर जालन। बागी बनला के का जरूरत रखा तो रहले नहीं है पटिया में। ऐसा है कि देखिए, हर चीज़
प्रकट करना भी प्रासंगिक नहीं होता है, लेकिन मुझे इस बात का निश्चित रूप से प्रथमतः राजनीति में जरूर हूँ, लेकिन प्रथम मुझको गर्व इस बात का है कि मैं एक शिक्षक जीवन में रह करके और राजनीति प्रारंभ किया, संघ का स्वयंसेवक रहा, और इस बात का भी मुझे गर्व रहता है कि मैं एक श्रेष्ठ कुल में परमात्मा ने मुझको जन्म दिया। तो निश्चित रूप से स्वाभिमान शून्य होकर के राजनीति में कभी न किया हूँ और न करता हूँ और न भविष्य में करूँगा। स्वाभिमान प्रथम मेरे जीवन का श्रृंगार है, उसको इग्नोर करके, उसको अलग करके मैं जीवन नहीं जी सकता। कि कोई भी जीवन, राजनीति का जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, मैं दोनों में उस तत्व को कभी नहीं छोड़ता। स्वाभिमान शून्य होकर के कभी मैं जीवन नहीं जीता हूँ। तो बाकी कहीं अनकहीं ये मंगरुआ की चौपाल है, तो कहीं भी लोग समझते हैं और अनकहीं भी लोग समझते हैं, जो शब्दों के जरिए व्यक्त नहीं किया जा सकता वो इशारों में अभिव्यक्त हो जाता है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं। और स्वाभिमानी व्यक्ति के पास कुर्सी जल्दी फटकती नहीं है, ये कारण रहल कार। और ऐसा देखिए पत्रकार जी, यदि इंसान होने के नाते मुझको अपने ऊपर वाले परमात्मा और भगवान पर विश्वास में करता हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए विशेष रूप से मान्यता अपने मन में रखता हूँ कि परमात्मा की जो इच्छा होती है वो होता है। चाहे जो भी परिस्थिति आएगी उसका घटनाक्रम परमात्मा स्वयं पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का एक घटनाक्रम था, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा। तो हो यही सोई जो राम रखा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आगे के का तैयारी बा? आगे की तैयारी मेरी देखिए जनार्दन के का पत्रकार जी, देखिए जनता का मूड तो जनता ही बता सकती है। आप पत्रकार हैं, प्रबुद्ध हैं, बलिया के रहने वाले हैं, तो जरूर आपको आभास होगा। छपरा के रहने वाले हैं, और हम जब आपके यहाँ जाते हैं ना तो सुनने को यह मिलता है कि मैं हमरे बा। हाँ, वो तो ठीक है। मैं कभी इस बात को कभी अपने मुंह से प्रकट नहीं करता हूँ। राजनीति में कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि यह कहता कि सब हमारा है तो मैं इसको मानता नहीं। ये प्रासंगिक बात नहीं है, लेकिन यह जरूर है मेरे जीवन का एक सबल पक्ष कि सज्जन, गरीब, कमजोर, सदाचारी, व्यापारी और जितने अच्छे लोग हैं मुझको मतदान भले न करते हों, लेकिन आशीर्वाद जरूर देते हैं कि सुरेंद्र सिंह जैसा सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति दीर्घजीवी हो, बने रहें। अब क्या उनके मन में है मैं नहीं कह सकता। यही छात्र धर्म भी है। तो धर्म का पालन मैं करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जिसको भी यदि सामाजिक जीवन में आचरण करना है, यदि संसार का श्रेष्ठतम चरित्र प्रस्तुत करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखो, जिस महामानव ने दुनिया को संदेश दिया कि परिवार कैसे चलाया जाता है। अब परिवार के साथ साथ संसार में भी अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए, उससे श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करने की क्षमता न भूतो न भविष्यति, और इसीलिए भगवान कहे गए। तो जहाँ राम वही अयोध्या, और राम मतलब मर्यादा। अमर्यादित राजनीति होती जा रही है आजकल। आप लोग तो संघ की निश्चित रूप से आए हैं, चिंता तो है। देखिए मतलब वही नहीं, वो भीतर का जो चिंतन है वो कभी कभी जीवन में बाह्य व्यवहार में प्रकट हो जाता है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मेरी बातों को यदि हो सके तो जरूर कहीं आप उठाइए कि राहुल गांधी संस्कार विहीन परिवार से संबंधित है। तो कभी भी संस्कार युक्त, संस्कार से संपन्न परिवार का जो व्यक्ति होता है वही परिवार और संसार दोनों के लिए उपयोगी होता है। तो राहुल कभी भी पारिवारिक जीवन में चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन उसका राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन कभी पवित्र हो ही नहीं सकता है। जो आदमी जिसकी व्यक्तिगत जीवनचर्या पवित्र न हो, उसका राष्ट्रीय दिनचर्या भी पवित्र होने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो तो कभी कभी सावरकर की बात करता है, अरे भाई सावरकर तुम्हारे जैसे लोग बन पाएंगे, आप जैसे लोग बन पाएंगे। सावरकर बनने के लिए, पैदा होने के लिए एक सती सावित्री माँ की आवश्यकता, पवित्र कोख की आवश्यकता है। और कहीं जो है एक पद के लिए और पैसे के लिए अपने वतन को, अपने मिट्टी को छोड़ करके भारत की धरती पर आने वाली महिला के कोख से पैदा हुआ व्यक्ति कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता है। मेरा दावा है, उसका यदि कोई टेस्ट कराए
तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि एकदम प्रामाणिकता से प्रमाणित मिल जाएगा विज्ञान के दृष्टि से कि वो कभी भी राष्ट्र, भारत का राष्ट्रभक्ति उसमें आ ही नहीं सकती है, इसलिए कि उसका संस्कारी परिवार से गंदा मिला। तो कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से भी परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन सुरेंद्र जी ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस माँ के कोख से पैदा लिया है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। छोड़ी वो राष्ट्रभक्ति वगैरह की परिभाषा, हमने गांव देहात के रहे वाला हमने के क्या नाम है कि गांव समाज के क्या स्थिति बा। देखिए, गांव समाज की स्थिति निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय संस्कृति जितना मुगलों ने देश की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को नहीं चौपट किया, उससे अधिक ये जो है बॉलीवुड के क्षेत्र में काम करने वाले गंदे लोगों ने भारतीय संस्कृति को तो दुर्बल बनाया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि जहाँ का इंसानी मर्यादाहीन हो जाएगा वो कभी भारत मर्यादापूर्ण नहीं हो सकता है, वो भारत मर्यादापूर्ण नहीं बना सकता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी, मैं तो देख रहा हूँ कि रोजगार परक शिक्षा भले प्राप्त कर ले, लेकिन संस्कार परक शिक्षा दुर्बल होती जा रही है, जो भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के अस्मिता के लिए, भारत के संस्कारक्षम वातावरण के लिए जो जरूरी है उसमें दुर्बलता आई है। इस पर सभी को चिंतन करना चाहिए। तो ये शिक्षक के हृदय की आवाज़ है। जो शिक्षक होता है वो सिर्फ राजनेता नहीं होता है, वो समाज का मार्गदर्शक होता है। उसको पीड़ा होती है जब गांव के बच्चे, शहर के बच्चे कहीं न कहीं पश्चिमीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। और पश्चिमीकरण ने तो पहले तो पश्चिम बहुत दूर था, अब लगता है कि हर गांव में बस वो पश्चिम आपके दहलीज पे हाँ हो गया है भाई। जहाँ जिस देश में महाराज, जिस देश में एक राजघराने में पैदा हुआ बालक भी पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष वन में जाता हो, क्या बात। और उस धरती पर रोज शादी करने वाला, रोज तलाक देने वाले लोग पैदा हों, इससे विभत्स रूप क्या हो सकता है। मैं तो बॉलीवुड के भाइयों से भी कहूँगा कि भारत को यदि बचाना चाहते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन भारत बिगाड़ो मत, भारत की संस्कृति को मत बिगाड़ो। तो घर बचेगा तो समाज बचेगा, तो देश बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा। घर को बचाने का क्या कर रहे हैं? घर से मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा है? देखिए पत्रकार जी, घर हमेशा, घर की मर्यादा यदि अपने परिवार में लागू करना है कि घर में क्या होना चाहिए, तो रामचरितमानस से सुंदर स्वरूप कहीं दिखने वाला नहीं है। आदर्श स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा। आप और संसार चलाना हो तो गीता जैसा पाठ कहीं भी नहीं मिलेगा। संसार चलाने के लिए गीता और घर चलाने के लिए रामचरितमानस से बढ़िया संस्कृति पर कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि सभी युवत और युवतियों को, युवती हो चाहे युवक हो, मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि कल का कौन सा समाज बनाना चाहते हो, अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। अपने पुरखों की परंपरा को गर्व के साथ आत्मसात करो और उनके आचरण को अपने जीवन में उतार करके देखोगे तो पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन भी आदरणीय बनेगा, पूजनीय बनेगा, सम्माननीय बनेगा। इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है। तो रामचरित सुनबे को रसिया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आदमी अपने तो चरित्रवान हो जाता है, लेकिन चरित्रवान को आजकल लोग निर्बल समझता है। मैंने कुछ ना कुछ ऐसा उत्पात मचाते रहेगा कि सुरेंद्र जी को लाठी डंडा उठाना पड़े। देखिए पत्रकार जी, गीता इसका सबसे श्रेष्ठ संदेश देती है। भगवान कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया कि युद्ध न हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जो शांति का अंतिम स्वरूप भी यदि पार हो जाए तो फिर विचार नहीं किया जाता है, फिर जो है अस्त्र उठाना चाहिए और वही उसका उपाय है। तुलसीदास जैसा शांति प्रिय साधक भी लिखा है कि जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। क्या बात। नहीं यदि दंड दिया जाएगा तो धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए धर्म को, संस्कृति को, परिवार को बचाना है तो संस्कार के साथ साथ वार भी होना चाहिए, और वार के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से भी समाज में शांति लाई जाती है। जहाँ विभत्स रूप हो जाए वहाँ सोचना नहीं है। जहाँ रावण ही पैदा हो गया तो वहाँ लंका पर चढ़ाई करना ही चाहिए, लंका झाड़ना ही पड़ेगा, जलाना चाहिए
उसमें सोचने की बात ही नहीं होती है। नहीं तो राजा का जो यशस्वी गाथा है वो दुर्बल हो जाता है, दागदार हो जाता है और दुनिया उसके प्रति अच्छी भाव नहीं रखती है। लेकिन लंका राम का है, लंका राहुल का है या लंका अब्दुल का है, पता कहाँ चलता है। देखिए फल का दुकान खुलता है और आप समझ के जाते हैं कि अरे बड़ा अच्छा पवित्र मंथ है, सावन का महीना है, कुंभ आ रहा है, बड़ा हमको सात्विक रहना है। लेकिन वहाँ देखिए पत्रकार जी, अभी आपको तब नहीं है, आप जानकार हैं, जानिएगा कि बाजार में हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि बाजारू सामान कभी भी अशुद्ध जगह नहीं माना जाता, उसको अपने हिसाब से लेकर के पवित्र भाव से उसका सेवन करना चाहिए। इस पर बहुत विचारणीय विषय नहीं है, कौन बेच रहा है। यहाँ तक आया है कि यात्रा में स्पर्श दोष भी नहीं लगता है, स्पर्श दोष भी नहीं लगता है। इसलिए बाजार से खरीदा हुआ सामान चाहे भले त्रुटिपूर्ण हो और पवित्र स्थान से हो, उसको अपने हिसाब से पवित्र करके अपना उपयोग करना चाहिए जी। इसीलिए बर्मा लोग जाता था तो उसको क्या नाम के धर्म से निष्कासित कर दिया जाता था, वो भी हमारी परंपरा ही थी। हाँ, नहीं करना चाहिए। देखिए अब पहले की बात थोड़ा इतर कर दिया जाए तो पहले वाली बात जरूर इस समय हम कह सकते हैं कि आज के परिवेश में प्रासंगिक नहीं है जी। पहले तो बहुत लोग कहते थे कि भाई अब आज क्या है, पहले हमारे धर्म में भी कुछ कुरीतियाँ थी जी। उस कुरीतियों पर विचार होना चाहिए और उसको समाप्त किया जाना चाहिए। आप देखे होंगे कि कुत्ता यदि कोई बर्तन जूठा कर देता है तो हमारी माताएं उसको लूना से माज करके साफ कर देती हैं, पवित्र हो जाता है। तो क्या इंसान का किया हुआ जूठा किया हुआ थाली जूठ हो जाएगी? तो ये विकृति थी, ये विकृति थी। कभी भी परमात्मा ने जाति भेद नहीं रखा है, छुआछूत नहीं रखा है। इस पर भी दुर्बल मन नहीं रखना चाहिए। सबल मन से इंसान होता है, इंसान ही अपने आचरण के कारण महान होता है, इंसान ही अपने श्रेष्ठतम आचरण के कारण भगवान होता है, इंसान ही अपने कुरीतियों के कारण, कुकर्मों के कारण शैतान भी होता है। इंसान का 4 स्वरूप है, यदि कुकर्म करता है, अपराधी है, तो वो शैतान है, और अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन में भी अच्छा सोच रखता है तो इंसान है, और केवल अपने परिवार को छोड़ करके, सीमा को छोड़ करके समाज की चिंता करता है तो महान है। और यदि कोई इंसान रूप में आकर के केवल और केवल देश और समाज की चिंता करता हुआ इस धरती से जाता है तो वही इंसान भगवान है। तो खाली मोदी जी ही समाज और राष्ट्र की चिंता करते हैं कि योगी जी भी कर रहे हैं? देखिए, अब शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को, क्या दोनों में से किसको सराहा जाए ये कह नहीं सकते हम लोग। यदि ठीक से यदि कहा जाए मेरे शब्दों में तो मोदी जी मर्यादा के झंडा हैं जी, तो योगी जी मर्यादा के साथ साथ पराक्रम के भी झंडा है। क्या बात है। तो मर्यादा में भी रहना है और पराक्रम भी दिखाना है समय समय पर जी। और इसीलिए भाजपा में हमेशा से, ये तो संघ के पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन उसी भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी भी होते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी भी होते हैं। एक के विषय में कहा जाता है कि सही आदमी है, गलत पार्टी में है। फिर जब एक ऐसा समय आता है तो किसी के विषय में कहा जाएगा सही आदमी है, उतना कड़ा नहीं है, लेकिन योगी आएगा तो इससे भी ज़्यादा कड़ा होगा। इस भ्रम का निदान क्या है? ऐसा है पत्रकार जी, जो परमात्मा को कराना है उसके हिसाब से अपना देवदूत भेज देते हैं। मुझे तो लग रहा है कि परमात्मा ने मोदी जी को एक मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए भेजा था। और जहाँ पूरा इंसानियत, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया मुस्लिम आतंकवाद से परेशान है। आप पेपर और डिजिटल दुनिया में भी अफवाहें जानते ही होंगे। कहीं भी दुनिया के किसी भी भूभाग में कहीं भी आतंक का पर्याय कोई बना है तो मुस्लिम समाज का व्यक्ति बना है। आखिर क्यों? तो ऐसे शैतानों की दवाई करने के लिए लगता है कि परमात्मा ने जोगी को दूसरे रूप में भेजा है। यदि मर्यादा के प्रतीक राम के रूप में मोदी हैं तो हनुमान के रूप में जोगी हैं। तो राम और हनुमान की जोड़ी निश्चित रूप से समाज में फैले आतंकवादियों का, रावण रूपी आतंकवादियों का अंत करेंगे और निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना करेंगे, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं। तो मुस्लिम आतंकवादियों के उन्मूलन के लिए मोदी जी भी हैं और योगी जी भी आएंगे, लेकिन अमित शाह जी ने एक बड़ी बात कही है कि आने तो समय, अब समय आ गया है
कि नक्सलवादी दिखाई नहीं देंगे। राजनाथ जी से जो परंपरा शुरू हुआ था, जी। देश में हम लोग नक्सली को भूल जाते हैं। मुस्लिम आतंकवादी से ज़्यादा खतरनाक ये नक्सली थे, जो कि हमारे ही घर में रहते थे और हम ही पर बम मारते थे, हमारे ही स्कूल को उड़ा देते थे। लेकिन राजनाथ जी ने जो शुरू किया था, अमित शाह जी के हाथ में आया, और अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब आगे ऐसा समय आएगा कि देखिए पत्रकार जी, शासन और संस्कार दोनों चल रहा है इस समय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वनांचलों में, देहारांचलों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो एकल विद्यालय खोल करके संस्कार डालने का काम किया है, उसका प्रतिफल समाज को देखने को मिल रहा है। केवल उग्रवादियों को सत्ता के बल पर ही नहीं शांत किया जा सका है, संस्कार के माध्यम से भी उनमें परिवर्तन किया गया है। और उसका मूल जो स्वरूप है अब देखने लगा है कि अब संघ का जो भी आप देख रहे होंगे, आज भी आप देखिए भारतीय संस्कृति कहीं भी कोई छोटे रूप में भी दिखाई दे रही है तो संघ से संस्कारित, संघ के द्वारा संचालित विद्यालयों के माध्यम से ही दिखाई दे रहा है। तो एक व्यापक पैमाने पर समाज के में सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो संघ काम कर रहा है, शायद ऐसा संगठन भारत में कहीं भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो दोनों काम चल रहा है। तो उसी संघ की पृष्ठभूमि से एक सांसद उड़ीसा के गांव से क्रिश्चियनिटी मिशनरी के प्रभाव को मिटाते हुए, उनको समाप्त करते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। बड़े संघर्ष से दिल्ली में आता है तो साइकिल से पहुंचता है, लेकिन एक कोई आता है और संसद भवन में उसको धक्का दे देता है। बिल्कुल, बहुत ही दुख की बात है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राहुल गांधी इंसान है ही नहीं, उसमें इंसान और इंसानियत का लक्षण दिखता ही नहीं है। जिस आदमी को न चलने का शऊर है, जिस आदमी को न बोलने का शऊर है, उस आदमी को आप भारतीय राजनीति के लिए क्या कह सकते हैं? उसका न चलने का शऊर दिखता है। राहुल गांधी की स्थिति है कि मैं तो देख रहा हूं कि हैज नॉट एनी एबिलिटी फॉर पॉलिटिक्स। बस एक उसकी योग्यता है, वो नेहरू परिवार का एक इंसान है, उस परिवार का एक सदस्य है। नहीं तो वैसे आदमी को भारतीय राजनीति नहीं, उस व्यक्ति को किसी भी काम के लिए वो योग्यतम व्यक्ति कभी हो ही नहीं सकता है। तो माता पिता के संस्कारों का पुत्र पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को, उस राहुल गांधी को पारिवारिक पृष्ठभूमि में राष्ट्रभक्ति का, परिवार में संस्कार प्राप्त ही नहीं है। उस इंसान और इंसानियत की परिभाषा जानता ही नहीं है। तो जो आदमी अपने जीवन में इंसान और इंसानियत की परिभाषा ही नहीं जाना, वो सारंगी जो हो चाहे कोई संत जी हो, उसको जो अपमानित कर रहे हैं, उसको क्या लगा है? तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को जो कठोरतम सजा होनी चाहिए दी जानी चाहिए। और मैं तो अपने भाजपा के भी सांसदों से कहूँगा कि केवल मर्यादा की भाषा ही पर्याप्त नहीं होता है, जो जैसा हो वैसा उस तरह का उसका प्रतिकार भी होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। तो मंगरुआ ने पहले ही कहा है कि मंगरुआ की चौपाल पर भाई बैठते हैं, कभी बड़े भाई बैठते हैं, और आज गार्जियन बैठे हैं। तो गार्जियन ने अपने तरीके से बहुत सारी बातें रखी, और मंगरुआ कितना, चूँकि आजकल गार्जियन का बात लोग मानता नहीं और गलत रास्ते पे चला जाता है, तो मंगरुआ उसमें से कितना मानेगा, कितना धारण करेगा, वो मंगरुआ पर निर्भर है। लेकिन गार्जियन को अपना कहने का हक है, और उस हक से सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने अपनी बात रखी है। धन्यवाद।